हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने वैसे बहुत सारी पहले वीडियोस डाल दी हुई हैं, तो मैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे आज। तो उसमें आज आपको मेनली रिलेशनशिप बताया जाएगा एपीसी और एपीएस के बीच में सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं आपको इसके अंदर कंपोनेंट समझा रहा था, तो कंपोनेंट्स में आपका सेकंड कंपोनेंट था इन्वेस्टमेंट। मैंने कंजप्शन फंक्शन समझा दिया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में आज आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी आती हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है एक्स एंटे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके अलावा भी अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज पहले कंप्लीट करेंगे एपीएस और एपीसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें ये होता है कि कैसे वो चीज़ बन रही है, या फिर आपस में उनका लिंक कैसे बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक मैथमेटिकली समझाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, कि एपीएस और एपीसी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1। हमने इसे प्रूव करना है। तो एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है? इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर। सबसे पहले हमने उसे 1 ले लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेट करें, या फिर हमें पता ही है कि इनकम किसका सम ऑफ होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग का। तो कंजप्शन प्लस सेविंग का वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सम है। कौन क्या? इनकम, यानी वाई। वाई मतलब इनकम होता है। अब उसमें आगे उन्होंने क्या कर दिया, जो इनकम है उसे डिवाइड कर दिया सभी के साथ। तो जब इनकम इनकम के साथ कट हो जाती है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। और सी ओवर वाई और एस ओवर वाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो किसके इक्वल होता है? एपीसी और एपीएस के इक्वल होता है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब ये क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकम आइदर फॉर द यूज़ ऑफ कंजप्शन और फॉर द यूज़ ऑफ सेविंग्स। जो इनकम है वो कंजप्शन के लिए भी यूज़ होती है, और इसके अलावा सेविंग्स के लिए भी हम कई बार उसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब इसके अलावा नीचे आपको एक बॉक्स में बता दिया गया कि अगर एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन हुआ तो आएगा बिल्कुल सेम, आपको भी पता है। बस उसमें ये बिकॉज लिख देना है कि जो टोटल इंक्रीमेंटल होगा, जो टोटल इंक्रीज होगा इनकम के अंदर, वो भी कंजप्शन के लिए हो सकता है और सेविंग के लिए हो सकता है। इसी पर्पज़ के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी दैट इज़ एपीसी और एपीएस है वो इक्वल टू 1 है, और एमपीसी और एमपीएस भी इक्वल टू 1 है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब हमारा सेकंड कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट था, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज प्लस इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट हो गया सबसे पहले। तो अब इन्वेस्टमेंट का मैंने ऑलरेडी वैसे मीनिंग आपको क्लियर करा हुआ है, लेकिन इस क्लियर कर लेते हैं दोबारा से, कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। न्यू कैपिटल एसेट्स के लिए आपने जो एक्सपेंडिचर है वो अगर इंकर करा है, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट भी है एग्रीगेट डिमांड के अंदर। इसके अलावा इसका इन अदर वर्ड्स अगर हम मीनिंग कहें तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, प्लांट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, ये सभी कैपिटल गुड्स के अंदर हमने क्या करना है, जब इंक्रीज कर दिया तो वो क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो एक्सपेंडिचर है उसे हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, या इन शॉर्ट हम कह दिए कि इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और सेकंड आता है ऑटोनोमस। देखिए यहाँ पे इंड्यूस का मतलब होता है विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द इनकम लेवल। इनकम लेवल से क्या होने वाला? अफेक्ट होने वाला। और जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, उस इन्वेस्टमेंट को हम कह देते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और इन अदर वर्ड्स अगर हम ऑटोनॉमस को लेकर चले तो उसका उल्टा हो जाएगा। पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अब मेन चीज़ ये है, ऑटोनॉमस मतलब फ्रीली चलने वाली, जिसे हम गवर्नमेंट के द्वारा कह सकते हैं, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम और नॉट अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, बट रन बाय द गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए। ये दो दो चीज़ें हो गई इसके अंदर।
अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मेनली समझनी होंगी और करनी होंगी, और जिसके आपको क्वेश्चंस बहुत बार 1-1, 2-2 मार्क्स में आ ही जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती हैं। जो एंटे वर्ड है ना, और उससे हमने क्या लिंक रखना है, प्लान्ड, यानी प्लानिंग करके हुई की गई चीज़। और पोस्ट का मतलब जो एक्चुअल में हुई पड़ी है और रियलाइज्ड हुई पड़ी है। यानी अगर मैं एक्स एंटे सेविंग्स को कहूँ तो द अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच ऑल द हाउसहोल्ड्स इंटेंडेड टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब अगर हम इसे कहें तो वो सेविंग्स, वो अमाउंट ऑफ सेविंग्स जो हाउस होल्ड ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं साइड्स में, कि हमने इसे बचा के रखना है आने वाले पीरियड्स में, पीरियड्स के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए, आने वाले टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब इसीलिए इसे दूसरा नाम क्या देते हैं हम, प्लान्ड सेविंग्स। इसके अलावा एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती हैं, एक्चुअल सेविंग या रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जो एक्चुअल सेविंग्स कह लीजिए, या हम कह सकते हैं जैसे रियलाइज सेविंग्स जो होती हैं। ठीक है जी। फिर आता है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। पहला था सेविंग, अब है इन्वेस्टमेंट। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वही वर्ड्स, सेविंग की जगह पे क्या कर देना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हाउस होल्ड द्वारा की जाए, वो क्या होती है, एक्सपोस्ट। और अगर एक्चुअल वाली है तो उसे हम एक्सपोज कह देंगे एक्चुअल वाली को। और अगर प्लैंड है इन्वेस्टमेंट तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इतना तो क्लियर हो गया। तो ये 4 चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। अब ये देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है वो लेवल ऑफ इनकम जो डिटरमाइन किया जाता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएं, या फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो जाएं, दो चीज़ें। इनके बारे में डिटेल में भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे ये दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे इतनी की है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में जब इक्वल हो जाएं, या फिर जो सप्लाई और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं, तो तब आपका जो है इक्विलिब्रियम लेवल बन जाता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम आप गेन कर लेते हो। ठीक है जी। बट इट कैन नॉट ऑलवेज बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ऑल्सो इट कैन बी अ लेस एट देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं हो सकता, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है जी, हमेशा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं कहा जा सकता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज who are able and willing to work at prevailing wage rate can get the opportunity to the work। वो सभी सिचुएशंस जिसमें आप काम करना चाहते हो, एबल भी हो, विलिंग भी हो, और आपको काम मिल भी गया है उस वेज रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर आप चाहते हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आता है, इसमें आप कह सकते हो दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब आपको काम नहीं मिलता, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे ज़्यादातर हम वर्ड जान लेते हैं इनवॉल्यूंट्री के नाम से। ठीक है, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग कई बार देखना होता है, तो उन दोनों में क्या मतलब है। वॉल्यूंट्री का मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पर्सन एबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। वो काम तो कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता उस रेट के ऊपर। मेरे पास क्षमता है उस काम को करने की, पर मुझे उस रेट के ऊपर काम नहीं करना, मेरी अपनी इच्छा है काम ना करने की उस रेट के ऊपर जो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं काम तो कर सकता हूँ। उस केस को हम कहेंगे वॉल्यूंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉल्यूंट्री किसे कह देंगे, जब वर्कर इज एबल एंड विलिंग, दोनों चीज़ें चाहता है बट डिडंट गेट वर्क। मतलब मेरे पास, मैं चाहता भी हूँ, मैं किसी भी वेज रेट के ऊपर काम करने को तैयार भी हूँ, लेकिन वहाँ पे वो वेज रेट और वो क्षमता के अनुसार कोई काम नहीं मिल रहा, उसे हम कहेंगे इनवॉलंटरी। ऊपर वाले में काम मिल रहा था, इसमें काम नहीं मिल रहा। ऊपर वाले में अपनी इच्छा नहीं थी, इसमें अपनी इच्छा है तो काम नहीं मिल रहा। पॉइंट आ गया समझ। बस ये होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जहाँ पे आपकी इच्छा के अनुसार आप अपने अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा रहे। और लास्ट आ जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज
who are able to work at existing wage rate, जहाँ पे हर कोई काम करना चाहता है at existing wage rate and not getting jobs, या फिर आप कह लीजिए इट इज़ अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर एज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल भी मिल चुका है, सब कुछ है, लेकिन लेबर फोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, या फिर जहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही है, वो सिचुएशन भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है जी। तो अगर आपने दोनों को डिफरेंस करना है, सभी चीज़ों को आपस में देखना है, तो साथ साथ में आपको लिंक करके उनकी लाइंस को समझाया गया है। ठीक है जी। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आज का चैप्टर जो है मैंने इस टॉपिक जो है समझा दिया आपको। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक्स के साथ, कोई भी चीज़ आपको समझनी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हैव